हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू। क्लास 7 ध्यान दो। और जैसा कि तुम लोग को मैंने कन्विंस किया था, स्टेट गवर्नमेंट में एक लेक्चर हम लोग का हो चुका है, वीडियो लेक्चर। और जो तुम्हारा ये स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन को लेकर के हमारा जो ये स्टेट और लेजिस्लेचर एंड जो लेजिस्लेटिव बॉडी हमारी होती है उसको लेकर के। तो जैसा कि तुमको मैंने बोला भी था कि आप पढ़ लीजिएगा स्टेट एग्जीक्यूटिव को। तो देखो, स्टेट जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो जो फॉर्मेट हमने बना करके आप लोग को भेजा था, तो जैसे तुम्हारा लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशल फॉर्म का हमारा जो वर्टिकल पावर डिवीज़न होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे में लोकल बॉडी, तीनों का सीक्वेंस मैंने बना करके ना उसको सेंड किया था। पहला क्लास जो था हमारा उसमें, है ना, वो बोर्ड वर्क जैसा है, उसको देख लेना तुम लोग एक बार फिर से। तो देखो, ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव हमारा होता है, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा ही होता है। जैसे केंद्र की जो हमारी सरकार होती है, तो वहाँ केंद्र की सरकार जो वर्तमान में हमारे रन कर रहे हैं, उसमें राष्ट्रपति हमारे होते हैं, रिपब्लिकन हेड होते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड उनको हम लोग संवैधानिक प्रमुख मानते हैं। और वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, पीएम की नियुक्ति करते हैं। और पीएम जो होता है, एक हमारा कैबिनेट ऑफ काउंसिल का हमारा फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी सहमति हमारी ये प्रेसिडेंट की तरफ से होती है। और पूरी शपथ ग्रहण समारोह की पूरी प्रक्रिया हमारे इस पीएम के साथ साथ सीओसी की जो हमारी होती है, कैबिनेट ऑफ काउंसिल का, तो वो हमारा अपॉइंटमेंट इनका हमारा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो सेम एज राज्यों में भी, है ना, राज्यों में भी तुम देखोगे कि जो केंद्र की जो सरकार हमारी सबसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट देश के अंदर में मानी जाती है, फेडरल स्ट्रक्चर के तहत में, तो वो केंद्र के जो सरकार और राष्ट्रपति और हमारे हैं, उनके प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके का समझो, हमारा अपॉइंट किए जाते हैं। उनका नाम होता है हमारा गवर्नर, है ना, जिसको हम लोग राज्यपाल कहते हैं। जैसे मैंने बताया ही था, इसका एटिमोलॉजिकली वर्ड है राज्य प्लस पाल, राज्य का रक्षक, है ना। तो देखो, ऐसा नहीं है कि मतलब राज्यपाल राज्य के रक्षक हैं और सीएम राज्य का दुश्मन है। लेकिन देखो, राज्य की सरकारें जो होती है, राज्य स्तर पर जो सरकारें हमारी रन करती है, तो इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, इसको प्रॉपर वॉच करने के लिए और सही ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको जानने और समझने के लिए केंद्र सरकार हमारे एक प्रतिनिधि रखती है ना, राज्यों में, जिसको हम लोग ना राज्यपाल कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यपाल कहते हैं, ठीक है। और ये राज्यपाल जो होते हैं हमारे, टाइम टू टाइम सारा राज्य की गतिविधियों से ना अवगत कराते हैं हमारे केंद्र की सरकारों को, ठीक है। अब इसको जानने का एक सबसे बेहतर तरीका तुम्हारा भी है, वर्तमान में राजस्थान के इस मैटर को तुम देखो। राजस्थान में जो खरीद फरोख्त हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, विधायकों को तोड़ा जा रहा है, सरकार को गिराने की इनिशिएटिव ली जा रही है। तो अब मान लो कि केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार होती है, मोदी सरकार है और हमारे राष्ट्रपति हैं। तो अब दिल्ली से राजस्थान पर मॉनिटर करना, जो मीडिया में खबर आएगी वही ना आप देख सकते हैं। लेकिन सीएम हाउस, सचिवालय और पूरी पूरी राज्य की जो सरकार की पूरी व्यवस्था हमारी जहाँ रन करती है, वहाँ ऑलरेडी हमारे एक गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। अभी वहाँ के राज्यपाल हमारे गवर्नर जो है हमारे कलराज मिश्र हैं, है ना। तो देखते हो ना, सीएम और जो अशोक गहलोत और जो ये तुम्हारे सचिन पायलट के बीच में जो भी कंट्राडिक्शंस हमारे चल रहे हैं, उसको लेकर के हर एक आदमी राज्यपाल के यहाँ बार बार जा रहा है। तो चूंकि वो संवैधानिक प्रमुख है, अब ये उसके अधिकार तो थोड़ा नॉमिनल ही है। देखो, इसमें दिए हुए भी होगा कि गवर्नर का तुम्हारा, कि द गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, है ना। एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव का नॉमिनल हेड होता है, लेकिन बिना उसके सिग्नेचर का और बिना उसके सहमति से कोई भी तुम्हारा बिल जो होगा ना, राज्य में कानून हमारा नहीं बन सकता। और इसमें सबसे बड़ा रूल हमारा हो गया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बीच में एक हमारा कड़ी होता है, गवर्नर, ठीक है। अभी दुर्भाग्यवश आज न्यूज़ में आ रहा था, मध्य प्रदेश के जो एमपी के हमारे राज्यपाल थे, ये लालजी टंडन, उनका देहांत हो गया है। तो उनका भी वही रोल है
या अभी हमारे ये बिहार में वर्तमान में जो हैं गवर्नर फागू चौहान करके, तो इनका भी काम यही है कि स्टेट की ना पूरी गवर्नमेंट और पूरी व्यवस्था पर ना एक नज़र बना करके रखना, है ना। और यदि कहीं कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो राज्य की सरकार को भी अवगत कराना, आगाह करना, और राज्य के अंदर में घटित तमाम प्रकार के पॉलिटिकल इंसिडेंट, है ना, इन तमाम प्रकार की चीज़ों से ना राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार को हमारा अवगत कराना। तो देखो यहाँ स्टेट एग्जीक्यूटिव में तुम्हारे दे भी रहा है कि द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन सिमिलर सो दैट द यूनियन एग्जीक्यूटिव। जैसे हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसी तरीके का सेम एज ये हमारा स्टेट में भी हमारा एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ जो हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव फॉर्म होगी, हालांकि इस बुक में एक और एडिशनली हमारा ऐड करना चाहिए था, ये क्या कहते हैं तुम्हारा ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्यूरोक्रेट्स, चूँकि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव भी हमारी जो होती है उसमें इसके हमारे दो टाइप हमारे बन जाते हैं। एक हमारा टाइप बन जाता है टेम्प्रोरी एग्जीक्यूटिव और एक हमारा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो मैं अभी जस्ट यहीं पर तुम्हारा टेम्प्रोरी एंड परमानेंट को डिफाइन कर दे रहा हूँ। डिटेल्स आगे हम लोग जब आएंगे वहाँ पर भी तुम देखोगे इसके बारे में। तो इसमें है क्या कि तुम लोग के बुक में जो स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो संदर्भ है 190 से चालू होता है, 191, 192, 193, 193, 194, मतलब पूरा कंप्लीट ऐसे इस तरीके का हमको लगता है ये 96 तक तुम्हारा ऑलरेडी दिए हुए हैं। लेकिन तुम देखोगे कि 194 में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में दिया है, उसमें स्टेट सेक्रेटरीट के बारे में दिए हुए हैं, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स का ये काम कैसे करती है इसके बारे में दिए हुए। तो देखो मैं एक छोटा सा यहाँ पर डिफरेंसेस बताऊंगा स्टेट एग्जीक्यूटिव के, जो हमारे दो पार्ट होते हैं, जिससे मैंने तुमको बोला कि यहाँ पर उसको ऐड करना चाहिए था। इन स्टेट एग्जीक्यूटिव में भी ब्यूरोक्रेट्स को हमारे होते हैं। तो देखो स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो टेम्प्रोरी एग्जीक्यूटिव हमारे होते हैं, तुमको पता होना चाहिए कि जो हमारे राज्यपाल की नियुक्ति होती है केंद्र की सरकार द्वारा, है ना, वो राष्ट्रपति हमारे उसको मतलब अपॉइंट करते हैं। शपथ तो यहाँ के ये राज्यपाल को, यहाँ के चीफ जस्टिस जो होते हैं हमारे, वही कराते हैं। लेकिन इसका जो प्रपोजल है केंद्र के सरकार की तरफ से आता है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देता है कि कौन व्यक्ति कहाँ का राज्यपाल हमारा बनेगा। और सेम है जो समझो कि केंद्र के सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जैसे हमारे संवैधानिक प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं, सेम एज हमारा रूल गवर्नर का होता है। तो गवर्नर का जो एक निश्चित कार्यकाल हमारा नहीं होता है, ये पॉलिटिक्स में तुम देखोगे कि एक बहुत बड़ी मतलब परेशानी है। परेशानी ये है कि अब सोचो कि जैसे मान लो कि ब्यूरोक्रेट्स और जो ये क्या कहते हैं तुम्हारी नौकरशाही जो हमारी होती है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का जो हमारा टेम्प्रोरी पार्ट होता है, इसमें होता क्या है कि आप मिनिमम 18 साल 19 साल के बाद में तुम किसी भी कंपटीशन में बैठ सकते हो। 35 साल तक उम्र होती है तो आपको 36 साल 37 साल तक जाते जाते फिर उसको रोक दिया जाता है कि अब इसके बाद आपको इधर नहीं आना है। और 60 साल के अंदर में आपको रिटायर भी कर जाना है। मतलब 60 साल के बाद में एक ऐसा कंसेप्ट माना जाता है कि शरीर और मन से आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो वो उसकी कार्य क्षमता हमारी प्रभावित होने लगती है। तो कहने का मतलब है कि जब तुम नौकरी चाकरी और इस तरीके के व्यवसाय में लगे हुए लोगों के लिए तुम इस पैरामीटर को तुम फिक्स करते हो, तो ये हमारे जो पॉलिटिकल जो चीज़ें होती रहती है, जो सीएम और पीएम या हमारे ये गवर्नर प्रेसिडेंट की जो नियुक्ति हमारी होती है, तो इसमें भी तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए ना कि एक सर्टेन टाइम तक ही लोग इसमें काम करें। लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति राज्यपाल का भी कार्यकाल हमारा, गवर्नर का भी कार्यकाल हमारा 5 साल का होता है, और इसकी कोई चुनाव नहीं होती है, इसका कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता है। ये एक तरीके का सोचो कि नॉमिनेशन इनका होता है, नॉमिनेटेड होते हैं हमारे, नामित होते हैं और ये आते हैं, शपथ ले लेते हैं और 5 साल तक राज्यपाल के पद पर हमारे रह सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की पूरी व्यवस्था में चुनाव होना है, तो 5 साल के बाद में चुनाव होगा, चुनाव में आप जाइए, चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो राष्ट्रपति फिर बनेंगे, नहीं तो आप हट भी सकते हैं।
लेकिन यहाँ जो राज्यपाल होते हैं 5 साल के टेन्योर को पूरा करने के बाद में अगर राष्ट्रपति और केंद्र की सरकार को लगता है कि नहीं उनको और एक्सटेंशन दिया जा सकता है तो 2-3 कार्यकाल के लिए भी वो नॉमिनेट हमारे हो सकते हैं, ठीक है। और ये इनकी उम्र की कोई सीमा हमारी नहीं होती है, ये जितना दिन तक इनका शरीर मन बुद्धि काम कर रहा होता है तब तक राज्यपाल बन सकते हैं। उसकी ताज़ा एग्जांपल तुम्हारे आज ही की न्यूज़ में आ रहा है, मध्य प्रदेश के जो हमारे राज्यपाल लालजी टंडन है डेथ कर गए। तो जो ये डेथ कर गए तो स्वाभाविक है कि दे रहा न्यूज़ में कि एक साल से बीमार थे, तो बीमार होंगे तो कितना वो अच्छा से सोच रहे होंगे, काम कर सकते होंगे, लेकिन फिर भी ऐसी हमारी व्यवस्था देश की है जिसमें राजनेता और पॉलिटिशियन मरने तक भी किसी भी पद पर रह सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ 60 साल तक अगर कोई योग्य इंसान है, समर्थ है, इसके बावजूद भी वो रिटायरमेंट उसको फोर्सली दे दिया जाता है, जबकि उसमें काम करने की ललक और क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था के कहीं ना कहीं हमारा बुराई भी तुम कर सकते हो। तो देखो, हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में जो गवर्नर का जिक्र कर रहे हैं, जैसे वहाँ राष्ट्रपति हो गए वहीं यहाँ पर गवर्नर हो गए, जैसे वहाँ पीएम हो गए यहाँ सीएम हो गए, है ना। और इसके बाद में सीएम ही हमारा जो होता है सीओसी का फॉर्मेशन करता है, जिसकी शपथ हमारे गवर्नर के द्वारा करवाई जाती है। और पूरी काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर हमारा होता है, ये सीओसी होता है, कैबिनेट ऑफ काउंसिल जो हमारी होती है, मिनिस्टर्स का जो हमारा एक काउंसिल होता है, उस काउंसिल को कोऑपरेट करने के लिए हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे जो जितने भी ब्यूरोक्रेटिकल अफसर होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे पीसीएस अधिकारी हो, या हमारे जैसे टीचर हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो। क्योंकि देखो, उसको एग्जाम्पल के तौर पर तुम ऐसे समझो कि ये कैसे हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के हमारे मेंबर होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, गवर्नमेंट के जो स्टाफ हमारे होते हैं। अब देखो, यहाँ राज्य में राज्य सरकार जो चलती है वो गवर्नर के पेन पेंसिल से चलती है, उनका सिग्नेचर मुहर के साथ चलती है। सीएम हमारा एक तरीके का रियल हेड होता है, सारी गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, सारे प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं, डेवलपमेंट का इन्हांस प्रोग्राम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास किया जाता है हमारा। तो अब जैसे सोचो कि ये कोरोना चल रहा है, अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है और केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें हमारी अभी चिंता व्यक्त कर रही है। 40-40 हज़ार मतलब पेशेंट कोरोना के आ रहे हैं, कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, या लॉकडाउन जो लागू की गई है, या स्कूल की ही जहाँ तक बात है कि अभी कोरोना से बच्चों को बचाना है तो स्कूल को बंद करके चलाना है या ऑनलाइन क्लासेस के तौर पर चलाना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम देखो कि केंद्र की सरकार ने एक सहमति व्यक्त किया, एडवाइजरी जारी किया। राज्य के हमारे गवर्नर का भी दायित्व बनता है हमारा, मतलब सीएम का एक तरीके का एग्जीक्यूटिव जो हमारा हेड होने के कारण सीएम जो होते हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया हमारा कि नहीं राज्य में लॉकडाउन लागू होगा, गवर्नर उस पर साइन कर दिया। तो अब करने का मतलब सीएम ने कह दिया कि लॉकडाउन लगेगा, है ना, या स्कूल बंद रहेगी। तो स्कूल बंद करने का या स्कूल चलाने के दायित्व तो हम ही लोगों पर में है, या तो प्रिंसिपल होंगे, टीचर होंगे, प्यून होगा, या कोरोना को कंट्रोल करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि समथिंग हॉस्पिटल जो है जहाँ तहाँ ये इसको ऐसे हम कोविड स्पेशल हॉस्पिटल बनाएंगे। कोविड स्पेशल हॉस्पिटल बन गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो होता है हमारा उस पर एक्शन लिया, जो कैबिनेट को मुख्यमंत्री के जो सहयोगी हमारे होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, या केंद्र में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, इन लोगों ने। लेकिन वहाँ काम तो डॉक्टर्स ही न कर रहे हैं, फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिसको हम लोग आजकल कह रहे हैं कि ये योद्धा हैं, अगली पंक्ति में जाकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। चूँकि तुम देश में देख भी रहे हो अभी वर्तमान में कि कोरोना का ट्रीटमेंट करते समय कितने सारे डॉक्टर्स बीमार पड़ जा रहे हैं, कितने डेथ भी कर जा रहे हैं। तो देखो, ये पूरी व्यवस्था जो बहाल होती है हमारी, उसमें गवर्नर और सीएम और कैबिनेट ऑफ काउंसिल के अलावा हम स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना और उसके स्टाफ्स हैं ना, उसको भी हम शामिल करते हैं। अब ये इनको टेन्योर 5 साल का रहता है, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए होते हैं, गवर्नर 5 साल के लिए होते हैं। गवर्नर बीच में भी हमारे चेंज हो सकते हैं, जैसे मान लो कि अब लालजी टंडन डेथ कर गए, तो ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ गवर्नर का पद खाली रहेगा, है ना। अचानक से फिर किसी न किसी व्यक्ति को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाएगा हमारा, ठीक है। तो वो टेम्प्रोरली हमारे हट गए या बीच में भी उनको बुला लिया जाएगा।
सीएम भी वही है स्थिति है। अभी राजस्थान की स्थिति तुम देख सकते हो। राजस्थान में तो मैंडेट 5 साल के लिए मिला है, लेकिन वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो लड़ाई चल रही है, वो सरकार रहेगी कि जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। या अभी वर्तमान में तुम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा कि वहाँ जो मैंडेट है जनता ने दिया था कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की अपनी ही पार्टी में फूट पैदा हो गई, तो वहाँ कमलनाथ सरकार थी, अब वहाँ पर फिर से अगेन शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। तो ये सब व्यवस्था बदलते रहते हैं। या हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को तुम देख सकते हो। राष्ट्रपति को ही देखा जाए अगर, तो अगर तुमको ज़्यादा नहीं तुमको पता होता, के आर नारायण से पता करो। के आर नारायण थे, फिर इसके बाद में तुम्हारे एपीजे अब्दुल कलाम बने, कलाम के बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, फिर प्रणव दा बने, प्रणब मुखर्जी बने, फिर इसके बाद में अभी हमारे रामनाथ कोविंद हैं। या देश के प्रधानमंत्री की लिस्ट को उठा करके देखो 2000 के आसपास का, तो तुम्हारा अटल बिहारी वाजपेयी थे, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह को दोबारा चुन लिया गया। अभी फिर वर्तमान में हमारे अभी मोदी जी हैं। अब भविष्य में मोदी जी फिर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, कौन बनेगा क्या बनेगा, सब कुछ अनसर्टेन है। तो ये 5-5 साल के बाद में ये चेंज होते रहता है। या जो पॉलिटिकल जो हमारी क्राइसिस पैदा हो जाती है, उसमें बीच में ही सरकार गिर भी जाती है कहीं ना कहीं। तो ये व्यवस्था जो होती है हमारी, या मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, या हमारे राज्यपालों की जो हमारी बदलाव होते रहते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जीक्यूटिव में जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे होते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हमारे होते हैं, इनकी नियुक्ति एक सर्टेन टाइम के लिए होती है। वो नियुक्ति हमारी 60 साल की। जैसे मान लो कि हम ही टीचर हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में पढ़ाएं या सरकारी क्षेत्र में पढ़ाएं, हम लोग को टीचर्स को रिटायरमेंट 60 साल की उम्र में मिलता है। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि देश में किसकी सरकार है, राज्य में कौन आ रहा है जा रहा है। जो भी सरकार आएगी, जो भी काम कहेगी, हमको काम करना है ना। या आईएएस अधिकारी है, वो 60 साल के बाद रिटायर करेगा, तो 60 साल के बाद में मान लो कि कोई मुख्यमंत्री का सचिव कमलनाथ का रहा होगा, अभी वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री ये बन गए, शिवराज सिंह चौहान बन गए, तो उनका सेक्रेटरी बनेगा। मुख्यमंत्री को लगता है कि नहीं, हमारे जो पर्टिकुलर सेक्रेटरी अच्छा से अभी नहीं काम करें, इनको कहीं का डीएम बना दिया है, तो डीएम बन जाएंगे, है ना। तो ये चेंजिंग हमारे होते रहता है, लेकिन उसकी नौकरी जो होती है 60 साल तक निश्चित होती है। तो इसलिए उस एग्जीक्यूटिव को हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारे इस तरीके के एग्जीक्यूटिव का पार्ट हमारे होते हैं, जो गवर्नर और सीएम होते हैं, इनको हम लोग ना टेम्प्रोरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो देखो इसमें तुम्हारे गवर्नर में दे भी रहा है कि गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, बट ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे, यदि ये सहमति व्यक्त करते हैं और आपस में दोनों लोग सहमत होते हैं, तो बीच में भी इनको बुलाया जा सकता है। राज्यपाल की जो योग्यता हमारी होती है, एलिजिबिलिटी ऑफ द गवर्नर, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एट लीस्ट 35 years ऑफ एज। उनको भारत का नागरिक होना चाहिए और उनको कम से कम मिनिमम 35 साल का उम्र का होना चाहिए। इफ़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है ना, ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम द सीट आफ्टर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। दे रहा है कि यदि मान लो कि कोई व्यक्ति, प्रायः पॉलिटिकल व्यक्ति ही होते हैं, या कहीं कहीं शिक्षाविद भी तुम देखते हो, कोई बड़े अच्छे जो शिक्षा उक्षा की जानकारी रखते हैं ना, उसको सरकार कहीं ना कहीं गिफ्ट देती है एक तरीके का, कि आप राज्यपाल के पद पर बैठ करके आप काम करें। चूँकि जो पढ़े लिखे योग्य और सक्षम व्यक्ति होते हैं, उसके अंदर में योग्यता होती है। जैसे वर्तमान में तुम देखो, ये हमारे बिहार के राज्यपाल थे डीवाई पाटिल। डीवाई पाटिल महाराष्ट्र के शिक्षाविद हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, और डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी भी चलती है। और तुमने देखा कि बिहार के गवर्नर रहते हुए उनको लगा कि बिहार में शिक्षा के लिए कुछ किया जा सकता है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कूल भी खोला है बिहार में, डॉक्टर डीवाई पाटिल एंड पुष्पलता पाटिल, है ना, स्कूल करके है तुम्हारा यहीं पटना में। इसके बाद में तुम ये आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को जानते हो, ये भी हमारी पुडुचेरी की राज्यपाल है ना। या आर्मीज वगैरह से जो रिटायर्ड हमारे जनरल वगैरह होते हैं, उनको भी मतलब गवर्नर नियुक्त कर दिए जाते हैं। या इसमें कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट के मेंबर हैं या स्टेट एग्जीक्यूटिव के जो हमारे मेंबर हैं, लेजिस्लेटिव के मेंबर हैं, तो उनको राज्यपाल का पद हासिल करने के टाइम में, ज्वाइन करने के टाइम में, करने से पहले उनको अपनी मेंबरशिप में छोड़ना होता है। जैसे अभी वर्तमान में तुम देखोगे हमारे ये राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, ठीक है ना, ये सांसद हुआ करते थे, लेकिन राज्यपाल के पद पर शामिल हुए तो उनको अपना राज्यसभा का जो पद है उससे उनको इस्तीफा देना पड़ा। या अभी वर्तमान में हमारे फागू चौहान हैं। फागू चौहान यही फागू चौहान उत्तर प्रदेश के हैं, जो बिहार के राज्यपाल हैं,
और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में जीत के आए थे, है ना, लेजिस्लेटिव विधायक थे, है ना। उनका कार्यकाल भी 5 साल में 4 साल बचा हुआ था, लेकिन जब उनको गवर्नर की नियुक्ति की गई तो उन्होंने लेजिस्लेचर के पद से इस्तीफा देना पड़ा है उनको, तब जाकर के इस पद को तुम ज्वाइन कर सकते हो। इस पर मतलब है कि आप एक पद पर रह सकते हैं, गवर्नर के पद पर या राष्ट्रपति के पद पर रहने वाला व्यक्ति बहुत सारे पदों पर नहीं रह सकता है। उससे तुम्हारा राजनीतिक हित प्रभावित होने का डर रहता है, या लाभ का पद या करप्शंस वगैरह होने का हमारा डर रहता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। ही कैन नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट एट द एनी लेवल। वही जिसकी मैंने जिक्र किया, चर्चा किया कि वो किसी भी पद पर बैठ करके ना कोई लाभ का पद हासिल नहीं कर सकते हैं, या कोई बिजनेस व्यवसाय इस तरीके का हमारा नहीं वर्क होना चाहिए। आप उसके बाद हटें तो आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस पद पर बैठे हुए हैं तो आपको एक गार्जियन के तौर पर देखा जाता है, तो एक लिमिटेशन हमारी होती है। नेक्स्ट है पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वही मैंने बताया था कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं बिहार में। जैसे राष्ट्रपति वहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेना, प्रधानमंत्री का शपथ का दिलाना, या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी फैसले लेती है उस पर सिग्नेचर और मुहर लगाना काम होता है। तो उसी तरीके से जिससे कह रहा है कि बिकम द रियल रूलर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज टेकन ओवर द प्रेसिडेंट ड्यू टू एनी काउजेज ऑफ द रीजन ही मेन पावर्स ऑफ द फंक्शन आर। ठीक है, ये उसी तरीके का राष्ट्रपति की तरह ही हमारे बिहेव करते हैं, इनका फंक्शन भी, कार्य भी हमारा ऐसे ही होता है। तो देखो एग्जीक्यूटिव पावर में तुम्हारा दे रहा है कि ही इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ये हमारे राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जैसे केंद्र की सरकार और देश की सरकार के लिए हमारे राष्ट्रपति होते हैं, उसी राज्यों के लिए हमारे राज्यपाल होते हैं। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड ऑन इन हिज नेम। और बिहार में जो भी काम होगा, जैसे देश में जो भी हमारा काम होता है भारत सरकार का, वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से होता है। उसी तरीके से राज्य में जो भी हमारा काम होगा इन्हीं के नाम से होगा हमारा। यानी कि मुख्यमंत्री मान लो कि कोई बिल लेकर के आ रहे हैं, उसको अगर एक्ट में कन्वर्ट करना है हमारा, तो उसमें राज्यपाल का सिग्नेचर फागू चौहान का और गवर्नर ऑफ बिहार का साइन चाहिए। जैसे हमारा वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन की रिक्वायरमेंट होती है और सील की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे यहाँ पर भी होता है। इसके बाद दे रहा है कि ही पॉइंट्स, पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन द स्टेट विधानसभा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। हमारे राज्य में भी ये जो मेजॉरिटी पार्टी, जैसे बिहार में हमारे नीतीश जी की पार्टी जो है मेजॉरिटी पार्टी है, बीजेपी और जेडीयू अलायंस को मिलकर के सरकार चल रही है हमारी। तो उस जो मेजॉरिटी पार्टी के हमारा जो स्टेट विधानसभा का जो लीडर हमारा होता है उसको एज अ सीएम अपॉइंट करना इनका काम हमारा होता है। इसके बाद में ही अपॉइंट्स अदर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मुख्यमंत्री जिसको रिकमेंड करता है, चूँकि सीओसी के फॉर्मेशन में जो हमारा टीम बनती है वो पार्टिकुलर सीएम की टीम होती है हमारी। जैसे मान लो कि बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो नीतीश कुमार जो सरकार में बैठेंगे तो मुख्यमंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन मुख्यमंत्री जो नीतीश जी हैं उनकी सहमति से 15, 20, 25 लोगों की जो एक हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हमारा ग्रुप होगा, तो उनकी चॉइस का होगा। ठीक है, तो उनके चॉइस का जो होगा उनको भी ना मंत्री के तौर पर शपथ दिलाना होता है। और ये मुख्यमंत्री बदलते हैं तो सीओसी भी बदलती है। जैसे मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो पूरी कंप्लीट सीओसी भंग हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है ना। अब जैसे मान लो कि बिहार में एक बार हुआ था कि नीतीश जी इस्तीफा दे दिए थे, तो इस्तीफा देने के साथ साथ पूरी मंत्रिमंडल ही डिजॉल्व हो जाती है, और जो अगला सीएम बनता है वो अपने हिसाब से सीओसी का फॉर्मेशन करता है। जैसे हमारे उसके बाद में जीतन राम मांझी बने थे, तो जीतन राम मांझी का एक कैबिनेट ऑफ काउंसिल अलग था, उनके चुने हुए लोग जो होते हैं हमारे उस कैबिनेट ऑफ काउंसिल के हमारे हिस्सा होते हैं। या देश के अंदर में तुम देखोगे सीओसी में बदलाव हमारे होते रहते हैं, जैसे नेता बदलता है तो सीओसी भी हमारी बदलती है। इसके बाद में दे रहा है ही पॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर ऑफिशियल की पोजीशन इन द स्टेट। राज्य में जो इस तरीके के हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी हमारी होती है उसके जो प्रमुख के चुनाव हमारे होते हैं, ये इन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे बिहार में अटॉर्नी जनरल, यहाँ एडवोकेट जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल नहीं। अटॉर्नी जनरल तो तुम्हारा केंद्र में होता है ना। एडवोकेट जनरल होता है, ये राज्य की सरकार के हमारे वकील होते हैं, सरकारी वकील होते हैं। इसके बाद में कोई भी बोर्ड का हमारा चेयरमैन होता है, ठीक है ना, चेयरमैन होता है, या मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य के जो लोकसभा आयोग या
इस तरीके के जो कमीशंस हमारे होते हैं उसकी भी जो स्टाफ्स हो गए, ये मेंबर्स की नियुक्ति हमारे इन्हीं के द्वारा की जाती है। लेजिस्लेटिव हमारे विधायी शक्तियाँ जो होती है, गवर्नर समन्स एडजॉर्न्स एंड द ये प्रोग्यूस द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। कह रहा है कि ये गवर्नर जो होते हैं, जैसे कि राज्य के अंदर में समन्स का एडजॉर्निंग मतलब विधानसभा को बुलाने का, एडजॉर्न करने का, ये सारा काम हमारा गवर्नर के सहमति से ही होता है। हालांकि उसमें सीएम और विधानमंडल के जितने भी वर्किंग मेंबर्स हैं उनका भी एक रोल होता है, रिकमेंडेशंस होता है, लेकिन फाइनल मुहर होने के लिए, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना चल रहा है तो जैसे कि अभी दोनों जगह पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है वो हमारा नहीं चल रहा है। तो मानसून सेशन कब बुलाया जाएगा ये राज्यपाल ही हमारे तय करेंगे। अलग बात है कि इसमें जो संसदीय कार्य मंत्री हमारे होते हैं या ये विधानसभा को मॉनिटर करने के लिए एक हमारा मंत्रालय होता है, तो ये लोग आपस में ना मिल करके तय करते हैं, लेकिन डेट फिक्स हमारे गवर्नर ही करेंगे और गवर्नर ही पहला स्पीच भी देते हैं वहाँ पर जब भी कभी सेशन प्रारंभ होता है हमारा। देखो इसमें दे भी रहा है पहला कि ही एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये विधानसभा की जो ओपनिंग सेशन हमारा होता है इसको हर बार ये एड्रेस करते हैं, चाहे वो 2 बार चलता है सेशन हमारे देश में। पार्लियामेंट्री सेशन जो होता है हमारा, लेजिस्लेटिव सेशन हमारा होता है 2 बार चलता है, एक बार जाड़े के दिनों में चलता है और एक बार बरसात के दिनों में चलता है, ठीक है। और इसका एक ड्यूरेबिलिटी होता है 6 मंथ के अंदर में ना एक बार विधानसभा बुलाई जानी चाहिए, और केंद्र की जो सभा हमारी लोकसभा वगैरह राज्यसभा होती है, लेजिस्लेटिव बॉडी मीटिंग्स हमारी होना अनिवार्य होता है। और अब देखो अब इस बार कोरोना चल रहा है, कोरोना को लेकर के अभी कितने दिनों का होगा ये डिपेंड करता है संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार या बिहार सरकार का, और ये सब लोग आपस में मुख्यमंत्री वगैरह मिल करके तय करते हैं, अपोजिशंस पार्टियां भी मिल करके तय करती है, और गवर्नर उसको, जैसे मान लो कि अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना में तो जैसे का स्कूल बंद है वैसे तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी तो एक इंसान ही है ना, तो हाई रिस्क में है सब लोग। तो हो सकता है कि सेशन को बुलाया जाए तो एक सर्टेन टाइम तक ही बुलाया जाए, एंड देन सेशन हमारा छोटा भी हो सकता है। तो ये हमारे गवर्नर तय करते हैं, ठीक है ना, ये कितने दिनों का होगा। इसके बाद में दे रहे कि ही पॉइंट द मेंबर ऑफ द, एक मिनट, नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट हिज सिग्नेचर। ये मैंने बार बार बोला है कि कोई भी अगर बिल है तब तक कानून नहीं बन सकता है जब तक कि तुम्हारा इनके सिग्नेचर और इनका सील न लगे, उस पर मुहर न लगे। जैसे हमारे यहाँ देखते हो ना स्कूल में, जैसे कि कोई भी काम होता है, ठीक है, तो उसमें प्रिंसिपल जो होते हैं उनका सिग्नेचर का होना अनिवार्य होता है और उस पर जो मुहर लगना अनिवार्य होता है। तुम लोग को कोई डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किया जाता है वहाँ से तो देखोगे कि वो तो एक प्रकार की जो अथॉरिटी हमारी एज ए प्रिंसिपल होता है हमारा, उसी तरीके का गवर्नर का हमारा रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। इसके बाद में दे रहा है कि ही मे डिजॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इवन बिफोर द एक्सपायरी 5 years ऑफ द फॉलोइंग केसेज। ये दे रहा है कि हमारे ये गवर्नर जो हैं ये स्टेट लेजिस्लेटिव को डिजॉल्व करने यही करते हैं। स्टेट डिजॉल्व करने के बहुत सारे कारण हमारे हो सकते हैं। एक तो ये स्टेट डिजॉल्व होता है हमारे सबसे 5 साल के बाद में, जो 5 साल का टेन्योर है 5 साल में ही डिजॉल्व होता है, लेकिन कभी कभी हमारे मिड टर्म में भी इन चीज़ को ना डिजॉल्व करना पड़ता है। जैसा भी देखो हाल फिलहाल वर्तमान में राजस्थान में जिस प्रकार से विधायकों का हाउस ट्रेडिंग हो रहा है और सरकार को गिराने और बनाने का खेल चल रहा है, तो इसमें वहाँ के जो गवर्नर हमारे होते हैं ना स्वविवेक से फैसला ले सकते हैं हमारे कि यहाँ पर स्थिति पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो उस हालातों में डिजॉल्व करने की शक्ति हमारे गवर्नर की होती है। तो इसमें दे भी रहा है कि ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम, सबसे पहला है कि मुख्यमंत्री, जैसे मान लो कि अभी अशोक गहलोत हैं वहाँ पर राजस्थान में, चूँकि सबसे क्राइसिस वहीं पर तुम्हारा मंडरा रहा है, तो अब मुख्यमंत्री अगर मान लो कि सलाह ऐसा देते हैं कि राज्य में स्थिति ठीक नहीं है और मतलब कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तो सीएम भी ना इस पर सहमति व्यक्त कर सकते हैं। सीएम एडवाइस दे सकते हैं इनको कि स्टेट लेजिस्लेटिव को ना डिजॉल्व कर दिया जाए, ठीक है। या राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर तुम अभी महाराष्ट्र को देख सकते हो। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और आईएनसी, एनसीपी और ये क्या कहते हैं तुम्हारा शिवसेना, ये 3 पॉलिटिकल पार्टियां मिल करके वहाँ सरकार चला रही है।
और ये सब नपी तुली सरकार चल रही है, और तीनों जो है ये क्या पॉलिटिकल कंस्पिरेसी से रिलेटेड पार्टी, उनका अपना आपस में कभी नहीं बना है। तो देखो अब बीजेपी भी वहाँ पर है, तो पहले बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, तो ये डिपेंड करता है ना पूरी पॉलिटिकल स्थिति को वॉच करके राज्यपाल ये डिसीजन ले सकता है कि वहाँ सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी। अगर मान लो कि कोई सीएम नहीं है और राष्ट्रपति शासन लागू है, यानी कि आर्टिकल 356 जो होता है हमारा मतलब वहाँ पर काम कर रहा है, तो उस स्थिति में अगर कोई राजनीतिक पार्टी बार बार इनवाइट करने के बाद में सरकार बनाने में अगर सक्षम नहीं है ना, या कुछ इमरजेंसी हालात पैदा हमारे हो गए हैं और लगता है कि अब एक बार फ्रेश और न्यू मैंडेट लेकर के हमारी जनता के बीच जाना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को, तो इस तरीके से ये जो हमारे गवर्नर होते हैं ना हमारे, ये फैसला ले सकते हैं ये स्टेट असेंबली को डिजॉल्व करने का। दे रहा है कि इफ़ इन केस देयर इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, वही जिसकी मैंने जिक्र किया, कंडीशन बहुत सारे हो सकते हैं हमारे, ये 3-4-5 मैंने ऑर्डिनरी कंडीशंस पर मैंने चर्चा कर लिया। और एज डायरेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, अगर मान लो कि केंद्र में बैठी हुई जो हमारी मोदी सरकार है, उनको ऐसा लगता है कि राज्यों की स्थिति ठीक नहीं है, कम ज़्यादा करके स्थिति तुम देख सकते हो बंगाल में विधायक का ही मर्डर हो जा रहा है। अभी से अंदाज़ा लगाओ कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हालत रही होगी, आम जनता कैसे होगी। तो अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और स्टेट में तुम्हारा आर्टिकल 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन लंबे समय से लागू है और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया हमारा, तो केंद्र की जो कैबिनेट ऑफ काउंसिल होती है ना, इस पर डिसीजन ले सकती है, सबकी यूनिवर्सल पावर हमारा होता है। और प्रेसिडेंट अगर ऑर्डर देते हैं कि आप स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए, तो गवर्नर हमारे जो होते हैं इस स्टेट असेंबली को हमारे डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दे रहा है कि ही कैन इशू लेजिस्लेटिव वर्क में ही ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सच ऑर्डिनेंस मस्ट बी रेक्टिफाइड by the state legislature within the 6 weeks from the date of the beginning of its next session, or they die or their own accord। दे रहा है कि किसी भी इशूज़ पर ना ऑर्डिनेंस लाने का, ऑर्डिनेंस में तुम्हारा एक संवैधानिक व्यवस्था है जहाँ पर अगर मान लो कि स्टेट लेजिस्लेटिव कोई भी चीज़ों का कानून नहीं बना पा रही है और वर्तमान में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो उसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से ना, उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारी 6 मंथ की होती है ना, 6 महीने तक का, 6 महीने तक उस ऑर्डिनेंस के थ्रू तुम काम कर सकते हो और 6 महीने के अंदर में आपको दोनों सदनों से है ना सहमति लेनी पड़ती है। ठीक है ना, विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द बिगनिंग ऑफ इट्स नेक्स्ट सेशन ऑन दे और दे डाई ऑफ देयर ओन अकॉर्ड। ये विवेक से भी फैसला ले सकते हैं। यदि मान लो कि सरकार में राज्य में सरकार अगर मान लो कि नहीं रन कर रही है और गवर्नर ही हमारे उसको रूल कर रहे हैं अगर 356 के तहत में, तो वहाँ भी इन चीज़ों का ना इम्प्लीमेंटेशन अपने स्तर से ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस लाने का हमारा राष्ट्रपति को भी पावर है, गवर्नर को भी पावर है। हालांकि वो वर्क हमारे पीएम और सीएम ही करते हैं, जो कानून बनता है उसको पीएम और सीएम ही मतलब कन्विंस करते हैं और उसको हैंडल करते हैं, लेकिन ये कलम पेन की ताकत हमारी उनकी होती है, गवर्नर का और प्रेसिडेंट का। इसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है कि ही काउजेज द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट टू बी प्रेजेंटेड इन द विधानसभा एंड नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द विधानसभा विदाउट द प्रियर अप्रूवल ऑफ द गवर्नर। कह रहा है कि जो राज्य का हमारा सालाना बजट जो होता है, ठीक है, सालाना जो बजट हमारा होता है, ये बजट उसका इस सेशन में वो हमारे विधानसभा में उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि तुम्हारा वो एड्रेसिंग द विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसी तरीके से बजट का एक हमारा प्रपोजल प्रेजेंटेशन हमारा विधानसभा में उनके द्वारा किया जाता है और कुछ अगले 5 साल की ना उपलब्धियों का जिक्र किया रहता है। देखो, हालांकि ये काम तो सीएम का होता है, जैसे मोदी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, अब की बार मोदी सरकार,
या मोदी जी के नाम से पूरे देश में सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन जो होगा हमारा ना, सरकार का क्या विज़न है अगले 5 साल के लिए हमारा, ये प्रेजेंट करने का काम हमारा गवर्नर के द्वारा लेजिस्लेटिव जो हमारी असेंबली रन करती है उस समय इनका प्रेजेंटेशन हमारा होता है। और चूँकि मुख्यमंत्री कोई भी हो, केंद्र में पीएम कोई भी हो, लेकिन ये सारा काम हमारा प्रेसिडेंट और जो हमारे गवर्नर होते हैं उनके माध्यम से होता है, तो ये उसको प्रेजेंट करते हैं हमारे। इसके बाद में कुछ इनको जुडिशियल पावर मिला हुआ है। द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज़ सम जुडिशियल ड्यूटीज़ एज वेल। इनको कुछ न्यायिक प्रक्रियाओं का हमारा दायित्व का निर्वहन करना होता है, जिसमें दे रहा कि ही कैन पार्डन कम्यूट और रिप्रीव पनिशमेंट्स ऑन द रिसिप्ट टू अपील फॉर मर्सी। जिससे राष्ट्रपति को दया याचिका का होता है। जैसे कि तुम देखोगे कि कोई व्यक्ति जो होता है हमारा उसको फांसी की सज़ा हो जाती है, तो फांसी की सज़ा का मतलब जीवन समाप्त हो जाता है ना, या आजीवन कारावास की सज़ा मिल जाती है। तो उसमें जो पार्डन प्लीज की जो कंडीशन होती है ना, क्षमा प्रार्थना जिसको कहते हैं, इसको दया याचिका कहा जाता है, मर्सी जिसको कहा जाता है। तो ये वो होता है क्या कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते, या हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते उनको एक जुडिशियल पावर होता है कि जो देश की जुडिशियल व्यवस्था है ना, अगर किसी को दोषी करार देती है तो उसको क्षमा और दया करके ना उसकी सज़ा को कम किया जा सकता है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक घटना हुई थी दिल्ली में, जो निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया में 4 जो आरोपी थे जिनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ये चारों आरोपी कोर्ट में बार बार ये पिटीशन फाइल कर रहे थे कि उसको पुनर्विचार क्यूरेट करने की बात हो रही थी, और फाइनली वो दया याचिका जो हमारे राष्ट्रपति के यहाँ भेजा जाता है। तो जैसे कि वो चारों जो साथी जो थे, जो जिनको फांसी दे दी गई, वो चाहते तो एक बार में ना इस दया याचिका के लिए मांग कर सकते थे, लेकिन चूंकि चारों एक ही मतलब प्रकार के अपराध में संलिप्त थे, तो बारी बारी से कर रहे थे, उनका डेट एक्सटेंड होते जा रहा था। अब जैसे मान लो कि 4 में से किसी एक ने दया याचिका दाखिल किया, तो राष्ट्रपति के यहाँ गया, राष्ट्रपति को लगा कि नहीं ये आदमी सही नहीं है, इसको सज़ा जो मिला है कोर्ट की तरफ से सही मिला है और इसको मौत की सज़ा दी जानी चाहिए। तो राष्ट्रपति के यहाँ 2 दिन में कागज़ पहुँचा, 2-4-5 दिन राष्ट्रपति उस पर विचार किए, फिर वहाँ से कागज़ लौट के आया। फिर जब देखा कि अब इसके चलते एक्सटेंड कर गया, तो फिर दूसरा उसने दया याचिका दायर किया। तो ये सब उसकी चाल थी, लेकिन अंततः वो बचे नहीं लोग। तो ये दया याचिका का प्रावधान हमारा ये होता है उसमें कि अगर फांसी की सज़ा, वो लोग गिड़गिड़ा रहा था कि हम पर दया करके हमको छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई, ऐसे कुछ करके, लेकिन राष्ट्रपति को लगा कि नहीं इसका अपराध जो है क्षमा करने के लायक नहीं है। तो वैसा ही हमारा अधिकार राज्यों में भी राज्यपाल को मिलता है। हमारा राज्यपाल को लगता है कि फांसी की सज़ा पाया है और उस पर दया दिखा सकते हैं वो, और फांसी की सज़ा को कैंसिल कर सकते हैं, आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, या आजीवन कारावास में है तो उसको कारावास को छोटा कर सकते हैं, या किसी को रिलीज़ करने के लिए भी कर सकते हैं। ये उनके पास में एक अधिकार हमारा है, जैसे राष्ट्रपति को है उसी तरीके से इनका भी। इसके बाद में दे रहा है कि ही मे चेंज द डेथ पेनल्टी इनटू द लाइफ, वही जिसकी मैंने चर्चा किया, जो अगर मृत्यु दंड की सज़ा किसी को मिली हुई है तो उसको वो लाइफ को बचा सकते हैं, और मे पार्डन दिस सो कॉल्ड है ना कुलप्राइट ऑल टुगेदर, उसको बचाने के लिए हमारा वो प्रयास हमारे कर सकते हैं। तो देखो ये चूँकि था चैप्टर डिटेल्स में है बाबू, तो ये 38 मिनट का वीडियो तुम्हारा खाली गवर्नर पर हो गया। पढ़ो तो अभी बहुत है, मैंने सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे करके बताया है डिटेल्स में। तो मैं चाहता हूँ कि इसको अभी यहीं रोक देता हूँ। 40-45 मिनट का तो चूँकि हम लोग का क्लास ही होता है, तो आप इसको गवर्नर को कर लो, और सीएम जो होगा ना मैं अगले वीडियो क्लिप में तुमको बना के भेज दूँगा, ठीक है। एक एक करके पढ़ो, ज़्यादा सुविधा होगी, क्योंकि अगली क्लास फिर तो हम लोग का मिलेगा ही, ठीक है ना। तो आप अभी गवर्नर स्टेट एग्जीक्यूटिव में टेम्प्रोरी में एक आपने पढ़ लिया है गवर्नर का, और टेम्प्रोरी में तुमको 5 साल के लिए कार्यकाल के लिए सीएम भी हमारे चुने जाते हैं। सीएम पर अगला वीडियो लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं ऑनलाइन रहूँगा, आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना बाबू। चलो ओके।